हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का हो, तो आप उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये हमें पता कैसे चले कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप अच्छे तरीके से पहचान लेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्ट का है या इनडायरेक्ट का है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, अच्छे तरीके से अपने पास इसके नोट्स लाजमी बनाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं। तो पहले तो हम ये सीखते हैं। ठीक है, और इसमें अगर मैं बुकलेट की बात करूं तो ये आपका है पेज नंबर 45 पर। ठीक है, पेज नंबर 45 एंड 46 पर आपकी कंप्लीट डेफिनेशंस लिखी हुई है, उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं कुछ आपको डेफिनेशंस पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूं कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले थोड़ी हम समझ लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है जब भी एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही हो, तो हमेशा आपका वो जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन। मतलब आपकी अगर पहली क्वांटिटी यानी क्या हो, दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही हो, अगर फर्स्ट वन इंक्रीजेस देन आल्सो सेकंड विल इंक्रीज। ठीक है, अगर फर्स्ट वाली क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज हो रही हो तो सेकंड वाली भी इंक्रीज होगी, तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो इसी भी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब अगर फर्स्ट वन क्वांटिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, डिक्रीजेस then also second will decrease। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन। तो इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनडायरेक्ट रिलेशन यानी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप याद करिएगा, उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा रखा है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा लेक्चर देखिएगा, दोबारा समझिएगा कि प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो, तो इस रिलेशन को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन। मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा, आपके बुकलेट में पेज नंबर 45 एंड 46 पर लिखा हुआ है कंप्लीट। ठीक है, अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और दूसरी डिक्रीज हो रही हो तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो दूसरी इंक्रीज हो रही हो तो अभी इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ ट्रिक्स मैं आपको कुछ बताता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स आप अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट का हो या इनडायरेक्ट का हो, आप उसे पहचानेंगे कैसे, तो ये आप ट्रिक अच्छे तरीके से अपने पास लिख दीजिएगा। ठीक है, ट्रिक पहली नंबर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लेबर एंड टाइम के बीच में है, मतलब वर्कर्स हो, लेबर्स हो, वहां पे मेंस भी लिखा होता है या मशीन्स होती हैं, मतलब आपका रिलेशन किस किस के साथ हो, अगर लेबर एंड टाइम के साथ, अगर आपका रिलेशन क्वेश्चन में लेबर एंड टाइम के साथ है तो वो हमेशा आपका रिलेशन जो होता है वो हमेशा आपका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रिक होती है, हमेशा लेबर और टाइम के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हमेशा आपका इनडायरेक्ट ही होता है, आप इनडायरेक्ट तरीके से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सेकंड नंबर है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन लेबर एंड टाइम के बीच में नहीं, अगर आपका लेबर एंड प्रोडक्शन के बीच में हो। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन किसके बीच में हो, लेबर एंड प्रोडक्शन, अगर आपका क्वेश्चन लेबर एंड प्रोडक्शन के बीच में होगा तो हमेशा आपका जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व होगा।
तो उसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट वाले ही तरीके से फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हम करेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। पहली पॉइंट, लेबर टाइम के बीच में हमेशा इनडायरेक्ट होगा, हमेशा इनडायरेक्ट होगा। क्वेश्चन को आप देखेंगे, अगर लेबर और टाइम के बीच में कोई भी रिलेशन है, इनडायरेक्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर, लेबर एंड प्रोडक्शन के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हमेशा आपका डायरेक्ट होता है। उसके बाद थर्ड है आपका प्रोडक्शन एंड टाइम। प्रोडक्शन एंड टाइम, अगर आपका क्वेश्चन प्रोडक्शन एंड टाइम के बीच में होगा तो वो भी हमेशा आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा डायरेक्ट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन जो उम्मूमन आते हैं यूनिसेक्शन में या किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थे तो रेशनल प्रोपोर्शन के इन 3 टाइप्स में क्वेश्चन आते हैं। लेबर और टाइम में पूछते हैं क्वेश्चंस तो हमेशा इनडायरेक्ट होगा। ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक याद करें। लेबर एंड प्रोडक्शन के बीच में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा एंड प्रोडक्शन एंड टाइम के बीच में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बुकलेट से ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि ये जो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब बुकलेट में आएंगे आपका पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 में आपके जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 10 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। पहले तो आप देखें रिलेशन किसके साथ है। पहला तो आपका रिलेशन है वर्कर्स यानी लेबर्स और डेज। तो डेज क्या है? टाइम्स, यानी लेबर और टाइम के बीच में रिलेशन है। पहले तो आप रिलेशन बनाएं, वर्कर्स एंड डेज, यहां पे से टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप देखें 5 वर्कर्स किसी भी जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में। देन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे अगर वहां पे 10 वर्कर्स यूज किए जाएं। अगर 10 वर्कर्स को काम दिया जाए तो बताओ वो काम आपको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे वो वर्कर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपका लेबर और टाइम के बीच में रिलेशन होगा तो हमेशा आपका रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब भी इनवर्स रिलेशन होगा हमेशा आप क्या करें? अननोन क्वांटिटी का एरो आप ऊपर ही लगाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। अननोन क्वांटिटी का आप एरो हमेशा ऊपर लगाएंगे। और आप देखें, अगर आपने इसका एरो ऊपर लगाया और ये वर्कर्स और डेज के बीच में रिलेशन हमेशा इनवर्स होता है तो इसका एरो आप नीचे लगाएंगे। तो एक क्वांटिटी का डिक्रीज होना, दूसरी क्वांटिटी का इंक्रीज होना, इस रिलेशन को क्या कहते हैं? रिकॉल करो, जल्दी जल्दी रिकॉल करो। एक क्वांटिटी का बढ़ना, दूसरी क्वांटिटी का डिक्रीज होना, इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये आपका इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब देखें इसका सॉल्यूशन। अब जिस तरीके से एरो आ रहा है, एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो आप 5 ऊपर लिखें, 10 डिवाइड में लिखेंगे। समझ आ रही है बात? इक्वल साइन देंगे क्योंकि प्रोपोर्शन है। अब एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो x ऊपर लिखेंगे, 12 नीचे लिखेंगे। यहां तक बात क्लियर है? जैसे एरो आएगा आप वैसे ही लिखते जाएंगे। एरो नीचे की तरफ आ रहा है, 5 ऊपर 10 डिवाइड में, एरो ऊपर की तरफ x ऊपर 12 डिवाइड में रखेंगे। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो 5 डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई करवा दें। तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12। 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, 10 पे 2 टाइम्स और 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम एंड 12 पे 6 टाइम्स। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कितने दिन लगेंगे? 6 डेज लगेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीजें बताई। अब यहां पे भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं ना, 5 वर्कर्स अगर 12 दिन में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं, अगर वहां पे आप 10 वर्कर्स यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है डेज भी हाफ हो जाएंगे। तो डेज कितने हो जाएंगे? 6 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई है उस ट्रिक को अप्लाई करके इसका आप डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं। वैसे आपका यहाँ पे दिमाग यूज होगा कि क्या होगा वर्कर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है आप उनको अप्लाई करके आप इसका सॉल्यूशन इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ 8 मशीन्स कैन प्रोड्यूस 480 यूनिट्स इन 5 आवर्स, हाउ मेनी मशीन्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स इन 4 आवर्स। आप देख सकते हैं इसका रिलेशन, इस क्वेश्चन में रिलेशन बताओ। एक तो मशीन, दूसरा रिलेशन किसके बीच में? मशीन एंड आपका ओर्स, ठीक है। मशीन एंड ओर्स के बीच में रिलेशन है आपका। रिलेशन आपने रिलेशन फाइंड करिए। आप देखें पहले तो मशीन कितनी यूज हुई? 8 मशीन्स, ठीक है। यूनिट्स को आप छोड़ दें क्योंकि यूनिट्स तो दोनों में सेम है, तो यूनिट्स को आप छोड़ दें। 5 आवर्स, 8 मशीन 5 घंटों में कितने यूनिट्स बना रही है? 480 यूनिट्स। तो कितनी मशीन यूज होंगी अगर वहां पे काम किया जाए 4 आवर्स और सेम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने हो? तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको अगेन किसके रिलेशन में है? आपको लेबर यानी मशीन, मैंने आपको बताया था मशीन मेन हो सकता है, लेबर वर्कर हो सकते हैं। अगर आपका मशीन एंड ओर्स के टाइम यानी लेबर एंड टाइम के बीच में रिलेशन होगा तो हमेशा आपका क्या रिलेशन होता है? जल्दी जल्दी बताओ क्या रिलेशन होता है? वो आपका हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपका इनवर्स रिलेशन है, अननोन क्वांटिटी का एरो आप हमेशा ऊपर लगाएंगे, ये आप नीचे लगाएंगे। क्यों नीचे लगाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि मशीन एंड ओर्स यानी वर्कर्स एंड लेबर्स टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से ही आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। अब देखें एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो x डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो 5 डिवाइड बाय 4,
यहाँ पर बात क्लियर है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो 8 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 1 टाइम, ये होगा 2 टाइम्स, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 10 हॉर्स, सॉरी 10 मशीन। कितनी मशीन यूज होंगी? 10 मशीन। तो आप इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लेबर एंड टाइम के बीच में जब भी रिलेशन, हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है सर, जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई उन ट्रिक्स को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और उसका सॉल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ इट टेक्स 6 वर्कर्स 8 hours टू बिल्ड अ वॉल, ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 12 वर्कर्स टू बिल्ड द सेम वॉल। अगर वॉल सेम है, 6 वर्कर्स कितना टाइम ले रहे हैं? 8 hours। अगर वहां पे 12 वर्कर्स यूज किए जाएं तो टाइम कितना लगेगा? आपका रिलेशन किसके साथ है? आपका रिलेशन है वर्कर्स एंड आवर्स। ठीक है, मतलब वर्कर्स एंड टाइम के बीच में रिलेशन है। वर्कर्स कितने यूज किए गए हैं? 8 वर्कर्स। अगर 8 hours यूटिलाइज कर रहे हैं एक वाल को बनाने के लिए, अगर वहां पे 12 वर्कर्स यूज किए जाएं तो और कितने यूज होंगे? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपका वर्कर एंड टाइम के बीच में रिलेशन हो, हमेशा आप इनवर्स रिलेशन लेंगे। तो ये आप इनवर्स रिलेशन लेंगे। अननोन क्वांटिटी का एरो आप हमेशा ऊपर लगाएंगे, इसका एरो आप नीचे लगाएंगे। नीचे मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता है कि वर्कर्स एंड टाइम्स के बीच में रिलेशन इनवर्स होता है। एक क्वांटिटी का बढ़ना दूसरी क्वांटिटी का डिक्रीज होना, इसे ही तो हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप देखें इसका सॉल्यूशन। अब जैसे ही आपका एरो आ रहा है, आप देखें एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका होगा x डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू, एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो ये होगा 6 डिवाइड बाय 12। अब आप सोच रहे हैं सर x की वैल्यू आपने पहले क्यों रखी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप x की वैल्यू यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ इजी है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें, अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो 8 को मल्टीप्लाई करवा दें, तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8। ऐसा कर सकते हैं आप कैंसिल कर दें। 6 की टेबल 6 पे 1 टाइम, 12 पे 2 टाइम्स, 2 पे 2 की टेबल 1 टाइम एंड 8 पे 4 टाइम्स। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो आपके आवर्स यूज होंगे वो 4 आवर्स यूज होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वैसे भी देख सकते हैं अगर वर्कर्स 6 से 8 आवर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर वहां पे हम 12 वर्कर्स यूज करें तो टाइम कितना लगेगा? एक्जैक्टली हाफ लगेगा। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आ जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आ जाए, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ें। उन क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आपका हो, उन क्वेश्चन को आप ये ट्रिक्स अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ 8 वर्कर्स कैन पेंट अ हाउस इन 12 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 4 वर्कर्स टू पेंट द सेम हाउस। ठीक है, अब 8 वर्कर्स अगर 12 दिन यूटिलाइज कर रहे हैं किसी भी घर को पेंट करने में, अगर वहां पे हम 4 वर्कर्स यूज करें तो बताओ टाइम कितना यूटिलाइज होगा? तो आप पहले रिलेशन बनाए, किसके बीच में है? आपका वर्कर्स एंड डेज के बीच में। ठीक है, अब वर्कर्स कितने यूज किए गए हैं? 8 वर्कर्स, और आपको दिन कितने लगे हैं? 12 दिन। अगर वहां पे हम 4 वर्कर्स यूज करें तो बताओ टाइम कितना लगेगा? तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, अगर आपने वर्कर्स को हाफ कर दिया तो टाइम भी क्या होगा? हाफ हो जाएगा, मतलब 6 डेज होंगे। तो वैसे भी आप देख सकते हैं ये आपका इनवर्स रिलेशन है। तो अननोन क्वांटिटी का एरो ऊपर लगाएं, नॉन क्वांटिटी का एरो आप नीचे लगाएं, क्योंकि हमें पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब देखें, अब एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपका होगा x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो x 8 डिवाइड बाय 4, x की वैल्यू चाहिए तो 12 मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये होगा x 8 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो यहां से आप देखें, ये आप कैंसिल करेंगे, ये आपका होगा 2 टाइम, ये आपका होगा 1 टाइम। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका क्या होगा? 24 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब अगर आप क्या करेंगे, अगर आप वर्कर्स को कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है डेज क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा रिलेशन होता है, ये रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। एक क्वांटिटी का डिक्रीज होना दूसरी क्वांटिटी का इंक्रीज होना, इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी जो इसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सोल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सोल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के, या कुछ कंटिन्यूटी या मिक्स प्रोपोर्शन हम किसे कहते हैं, उसके भी कुछ मैं क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में करवा दूंगा। तो अच्छे तरीके से मेरे ट्रिक्स, मेरे टिप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करें, अपने हैंड रिटन नोट्स पे लिख दें। ठीक है, ताकि बाद में आपको कोई भी मुश्किल ना हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। थैंक यू।